अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर फिजिक्स में चैप्टर नंबर 13 में आज हम बहुत ही बेसिक फंडामेंटल इंपॉर्टेंट लॉ पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ को हम इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में वही हैसियत देते हैं जैसे स्टूडेंट्स न्यूटन लॉज ऑफ मोशन मैकेनिक्स में हमने फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं, या जैसे हमने गॉसेस लॉ को डिस्कस किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ओहम लॉ करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ओहम लॉ की स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट सिंपल है। उससे पहले हम एक छोटा सा जो है ना एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। स्टूडेंट, आप जानते हैं कि जो पानी है वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। हीट है हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ फ्लो करती है। बिल्कुल वैसे ही जो इलेक्ट्रिक करंट है, यूं समझ लें हाई पोटेंशियल डिफरेंस से, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा। अब हमारे पास ये एक कंडक्टर है, इसके दोनों सिरों के अक्रॉस फॉर एग्जांपल यहाँ पे पोटेंशियल है 100 वोल्ट और यहाँ पे से पोटेंशियल है 0 वोल्ट। अब हमने कंडक्टर यूं समझ लें कॉपर है, कॉपर के दोनों सिरों के दरमियान 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया है। अब इस कॉपर के अंदर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे से, या यूं समझ लें अगर कन्वेंशनल करंट है तो प्रोटॉन होंगे, यानी पॉजिटिव चार्जेस होंगे। अब ये फ्लो करेंगे फ्रॉम पॉइंट ऑफ हाई पोटेंशियल टू, फिलहाल मैं कन्वेंशनल करंट की बात कर रहा हूं, दिस विल फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो ये कब तक फ्लो जारी रहेगा? जब तक पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं होगा। ठीक है, तो ओहम ने यही चीज नोट की थी। उसने देखा कि कंडक्टर के अक्रॉस जो करंट फ्लो करता है, आई करंट, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, यानी करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। ओहम ने देखा कि अगर यहां पे हम पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा करते हैं, पोटेंशियल ज्यादा करते हैं डिफरेंस, तो करंट का फ्लो भी ज्यादा हो जाता है। तो यही इसकी स्टेटमेंट है, द करंट फ्लोइंग अक्रॉस अ कंडक्टर, एक कंडक्टर के अंदर से बहने वाला जो करंट है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। ये है जी स्टेटमेंट। मगर यहां पे एक शर्त है। शर्त ये है कि इस कंडक्टर की जो फिजिकल स्टेट है, यानी टेम्परेचर हो गया, या हम कह सकते हैं इसकी लेंथ होगी, इसकी जो है ना थिकनेस होगी, ये इसकी स्टेट चेंज ना हो। तो ओहम कहता है प्रोवाइडेड दैट the physical state of conductor does not change। ये है जी पूरा हमला। अब हम इसको यूं पढ़ेंगे, करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइडेड दैट फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर डज नॉट चेंज। जो हमने लिखा है यानी I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, V के प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करेंगे तो I हमारे पास इक्वल आएगा 1/r, ये कांस्टेंट है, इनटू V। इसमें R क्या है? R इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इसको हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। स्टूडेंट, R को हम क्या नाम देंगे? रेजिस्टेंस का नाम देंगे। अब रेजिस्टेंस क्या है? जब ये कन्वेंशनल करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो ज़ाहिर है इस कंडक्टर के अंदर कुछ एटम्स होंगे लाइक दिस, ये एटम, ठीक है, जो कि अपनी मीन पोजीशन के गिर्द वाइब्रेट कर रहे हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जब फ्लो करते हैं तो इन एटम से कोलाइड करेंगे, यानी ये जो एटम है ये इनकी मोशन को रेजिस्ट करेंगे, मुजाहमत करेंगे। उसी को हम क्या नाम देते हैं? रेजिस्टेंस का। कि ये कंडक्टर सिल्वर है, कॉपर है, जो भी है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो में
या करंट के फ्लो में जो अपोजिशन देता है उस अपोजिशन को क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। तो डेफिनेशन करेंगे, द अपोजिशन ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर इन फ्लो ऑफ करंट के फ्लो में इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को हम किस सैंबल से जाहिर करते हैं? इसको इस सैंबल से जाहिर करेंगे, ये इसको हम अमूमन सिग्मा भी बोल देते हैं। ठीक है, अब मेरे पास यानी ओहम लॉ का फार्मूला बना I इज इक्वल टू V ओवर R, या मशहूर फार्मूला V इज इक्वल टू IR हमारे पास ये ओहम लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म है। अब रेजिस्टेंस की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। रेजिस्टेंस के यूनिट क्या हैं? स्टूडेंट, यूनिट्स ऑफ रेजिस्टेंस आर ओहम। तो रेजिस्टेंस के जो यूनिट्स हैं वो ओहम है। लेट्स डिफाइन 1 ओहम। हम 1 ओहम को डिफाइन करते हैं। देखें, R हमारे पास किसके बराबर होगा? V ओवर I के, यानी रेजिस्टेंस 1 ओहम होगी अगर इस कंडक्टर के दोनों एंड्स के अक्रॉस 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो, पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो और करंट कितना फ्लो कर जाए? 1 एम्पियर। तो ये है हमारे पास 1 ओहम की डेफिनेशन। द रेजिस्टेंस विल बी 1 ओहम, रेजिस्टेंस विल बी 1 ओहम, ये 1 ओहम होगी कब? इफ करंट ऑफ 1 एम्पियर passes from a conductor, current of 1 एम्पियर, 1 एम्पियर का करंट फ्लो करे, passes from a conductor, passes from कंडक्टर के किसी पॉइंट से 1 एम्पियर करंट फ्लो करे when potential difference is 1 volt, when potential difference is 1 volt। चलें जी, आपको अब रेजिस्टेंस के यूनिट की डेफिनेशन भी आनी चाहिए, ओहम की डेफिनेशन आनी चाहिए। आप देखते हैं डिपेंडेंस, यानी रेजिस्टेंस का इन्हसार किन चीजों पर है? तो इस कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो मटेरियल की नेचर पे डिपेंड करेगी। नेचर आप जानते हैं कि अगर कॉपर है उसकी रेजिस्टेंस और होगी, सिल्वर की और होगी। दूसरा, रेजिस्टेंस डिपेंड करती है डायमेंशंस के ऊपर। डायमेंशंस का मतलब है कि अगर आप इसकी थिकनेस, लेंथ, शेप चेंज करेंगे तो इसकी रेजिस्टेंस जो है तार की वो चेंज हो जाएगी। तीसरी चीज, रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, यानी अगर आप एक वायर का टेम्परेचर ज्यादा करें या कम करें उसकी जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। अब इसी चीज को देखते हुए, ओहम लॉ को देखते हुए हमने 2 तरह की कैटेगरीज बनाई हैं। एक होते हैं ओहमिक मटेरियल्स, ओहमिक, और दूसरे मटेरियल्स होते हैं नॉन ओहमिक। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेटल्स? ओहमिक एंड नॉन ओहमिक मटेरियल्स। ओहमिक कौन से हैं? स्टूडेंट, ऐसे मटेरियल जिनमें करंट और वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, यानी इनके दरमियान जो रिलेशन हो वो क्या हो? लीनियर हो। या द मटेरियल्स विच ओबे ओहम लॉ, मटेरियल्स विच ओबे ओहम्स लॉ, जो ओहम्स लॉ को क्या करें? ओबे करें, आर कॉल्ड ओहमिक मटेरियल्स। आप इसकी एग्जांपल दे दें ओहमिक की, जैसे कि कॉपर है, सिल्वर है, कॉपर, आयरन, ये सारे क्या हैं? ओहमिक हैं, मेटल्स जिसके मैं नाम ले रहा हूं। अब इनका जो ग्राफ होगा बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, वोल्टेज और करंट का जो ग्राफ बनेगा दैट विल बी अ लीनियर स्ट्रेट लाइन। इनका जो रिलेशनशिप होगा वो लीनियर होगा, ये स्ट्रेट लाइन होगी। और आपके सामने
इसकी जो स्लोप है वो कांस्टेंट है, यानी हम जितना ज्यादा वोल्टेज करेंगे ये देखें उतना ही ज्यादा करंट होगा और लीनियर बिहेवियर भी कायम रहेगा। तो ओहमिक मटेरियल्स ओहम लॉ को ओबे करते हैं। कुछ ऐसे मटेरियल्स भी हैं जो ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करते, तो वही नॉन ओहमिक है। द materials which do not obey Ohm's law, जो ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करते आर कॉल्ड नॉन ओहमिक। उसमें कौन कौन से आते हैं स्टूडेंट? ये जो बल्ब है, फिलामेंट ऑफ बल्ब, हम घरों में जो इनकैंडिसेंट लैंप यूज करते हैं इसमें ये नॉन ओहमिक है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे बल्ब रोशन होता रहेगा उसकी जो हीट है वो हीट पैदा करेगा और उसकी वजह से उसका टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता। और ओहम लॉ उस वक्त तक एप्लीकेबल है जब तक फिजिकल स्टेट चेंज ना हो। चूंकि बल्ब की फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है इसलिए वो ओहम लॉ को ओबे नहीं करता। इसी तरह फिलामेंट ऑफ बल्ब के अलावा आप देखें सेमीकंडक्टर डायोड्स, सेमीकंडक्टर डायोड हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 18 सेकेंड ईयर फिजिक्स में, वो भी ओहम लॉ को ओबे नहीं करते। इसी तरह जो है ना सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम, इनमें भी जो है ना हम कह सकते हैं जो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं वो ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करते, क्योंकि जैसे जैसे उनका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा उनकी जो है ना रेजिस्टेंस चेंज होती है। आगे देखें हमारे पास नॉन ओहमिक का ग्राफ कैसा होगा। ये देखें, अगर हमारे पास सेमीकंडक्टर डायोड है तो हम देखेंगे डायोड में करंट और वोल्टेज का जो बिहेवियर है वो लीनियर नहीं है। लीनियर नहीं है का मतलब ये देखें, हम वोल्टेज बढ़ाएंगे हो सकता है करंट ज्यादा बढ़ेगा, या कुछ ऐसे मटेरियल भी होंगे फॉर एग्जांपल ये देखें उनका ग्राफ ऐसा बनेगा, ये वोल्टेज है और ये क्या है करंट, ये इस तरह का ग्राफ बनेगा लाइक दिस। तो कम से कम ये स्ट्रेट लाइन नहीं है तो ये मटेरियल्स ओहमिक भी नहीं है। बड़ा सिंपल एक हमारा टॉपिक था, हमने ओहम्स लॉ की डेफिनेशन की है स्टूडेंट्स। द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइडेड दैट फिजिकल स्टेट ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज। तो हमारे पास ये फार्मूला है V इज इक्वल टू IR। रेजिस्टेंस की डेफिनेशन आनी चाहिए आप लोगों को, रेजिस्टेंस के यूनिट्स की डेफिनेशन, रेजिस्टेंस की डिपेंडेंस और ओहमिक और नॉन ओहमिक मटेरियल्स में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट हम रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। जी स्टूडेंट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस देखते हैं। जैसा कि ओहम्स लॉ में हम रेजिस्टेंस को डिफाइन कर चुके हैं। अब रेजिस्टेंस को जोड़ने के दो तरीके हैं, या तो हम सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस को जोड़ेंगे या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब सीरीज क्या है स्टूडेंट? अगर दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस इस तरह से जोड़े जाएं, ये देखें ये एक रेजिस्टेंस है, यहां पे ये खत्म हो रही है, उसके साथ अगली रेजिस्टेंस ये इस तरह से जोड़ दी जाए लाइक दिस, ये दूसरी रेजिस्टेंस है, और उसके साथ से तीसरी रेजिस्टेंस ये इस तरह से जोड़ दी जाए लाइक दिस, ये देखें। तो ये हमने लगा दिया जाके किसके साथ? पोटेंशियल डिफरेंस के साथ। अब ये रेजिस्टेंस है R1, ये है रेजिस्टेंस R2 और ये क्या है रेजिस्टेंस R3। तो इफ टू आर मोर देन टू रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड एंड टू एंड, ये देखें ये एंड से अगले एंड तक, तो रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड एंड टू एंड, देन such combination is called series combination। अब सीरीज कॉम्बिनेशन की आपने ज़ाहिर है डेरिवेशन नहीं करनी, जस्ट उसके जो है ना मेन पॉइंट्स याद कर लेने हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टीज क्या हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में एक चीज याद रखना, करंट के पास गुजरने का सिर्फ एक ही पाथ है। जितना करंट यहां से गुजर जाएगा उतना ही यहां से गुजरेगा, उतना ही यहां से। इसका मतलब है इन सीरीज कॉम्बिनेशन सेम करंट विल पास, सेम करंट पास होगा, मींस टू से I1 करंट
बहने वाला जो करंट I1 है ये बराबर होगा I2 के, और ये बराबर होगा किसके, I3 के, और उसको हम क्या नाम दे देंगे, I का। तो ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस ज़ाहिर है डिफरेंट होगा। यहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पहली रेजिस्टेंस के अक्रॉस ये V1 है, दूसरी के अक्रॉस V2 है, और तीसरी के अक्रॉस क्या होगा, V3। तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन द पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट, वो मुख्तलिफ होगा, पहली रेजिस्टेंस में और होगा और दूसरी में और होगा। यानी V1 जरूरी नहीं है इक्वल हो V2 के और V2 इक्वल हो V3 के, ऐसा कुछ नहीं है। अलबत्ता जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो वो फार्मूला आपने डराइव नहीं करना। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट बराबर होगी R1 प्लस R2 प्लस R3। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो मुसावी रेजिस्टेंस है पूरे सर्किट की ओवर आर रेजिस्टेंस है, तो वो बराबर है R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर ज्यादा रेजिस्टेंस होती तो वो चली जाती कहां तक, प्लस Rn तक। तो यहां पे आपको जो पॉइंट एमसीक्यू का मिलता है वो ये है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारे पास जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाती है। ओवरऑल रेजिस्टेंस इंक्रीज होने का मतलब है, ये अगर 2 ओहम है, ये भी 2 है, फॉर एग्जांपल ये भी 2 है, तो इक्विवेलेंट क्या होगी, 2 प्लस 2 प्लस 2, यानी इक्विवेलेंट कितनी हो जाएगी, 6। तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन ओवरऑल रेजिस्टेंस इंक्रीज, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन है। अब आ जाए पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरफ। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है, अगर 2 या 2 से ज्यादा रेजिस्टर ये इस तरह से जुड़े हों, ये एक रेजिस्टेंस, ये मेरे पास दूसरी रेजिस्टेंस, और स्टूडेंट ये मेरे पास तीसरी रेजिस्टेंस, सेम लाइक दिस, ये मेरे पास। अब तीनों की एक साइड कॉमन, ये साइड कॉमन कर दें और ये साइड भी कॉमन कर दें, लाइक दिस, ये हमारे पास जो कॉम्बिनेशन बना है, इस कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये रेजिस्टेंस R1, ये R2 और ये क्या है, R3। अब इन पैरेलल कॉम्बिनेशन 2 or more than 2 रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड साइड बाय साइड, ये फर्क है, साइड बाय साइड। ये देखें, इनकी ये तीनों की ये साइड कॉमन है और इधर से ये साइड कॉमन है। अब इस कॉम्बिनेशन में करंट डिफरेंट होगा, क्यों, क्योंकि यहां से करंट जो जाएगा इस तरफ वो बन जाएगा I1, वो कम भी हो सकता है ज्यादा भी। कुछ करंट इस रास्ते से जाके जो करंट जाएगा वो होगा I2 और अपना लूप पूरा कर लेगा। कुछ करंट ऐसा होगा जो यहां से इस रास्ते से चला जाएगा, वो करंट क्या होगा, I3, और वो भी अपना जो है ना लूप पूरा करेगा। यहां पे करंट के पास अल्टरनेटिव पाथ नहीं था, तो जितना यहां से गुजरा उतना ही यहां पे, उतना ही यहां से, तो करंट क्या था, सेम। अब यहां पे से करंट के पास अल्टरनेटिव पाथ मौजूद है, तो ये I1, ये I2, ये क्या होगा, I3। सो इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, द करंट इज नॉट सेम, करंट इज नॉट सेम, करंट सेम नहीं है, मींस I1 इज नॉट इक्वल टू, जरूरी नहीं है कि I1 I2 के इक्वल होगा। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। ये देखो, ये तीनों की ये साइड कॉमन, ये बैटरी के साथ लगी हुई, इसी तरह ये साइड कॉमन होके बैटरी के साथ, सो पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम। इसमें जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी 1 ओवर R इक्विवेलेंट इज इक्विवेलेंट टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3 अप टू सो ऑन। हम कह सकते हैं ये चलता जाएगा अगर जितनी रेजिस्टेंस हम पैरेलल जोड़ते जाएंगे। तो क्योंकि इसमें रेसिप्रोकल आ रहा है, तो याद रखना ओवरऑल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी, ओवरऑल
रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, यानी जो पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस हम निकालेंगे पैरेलल तरीके से वो इसकी छोटी से छोटी रेजिस्टेंस से भी स्मॉल होगी। तो ये हमारे पास जो है ना रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन था। सीरीज आपने याद कर लेना है, करंट सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंट होता है, और जो है R1 प्लस R2। इसी तरह यहाँ पे पैरेलल को याद करेंगे। नेक्स्ट हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी को डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।